एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूँ मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे। इंडियन नेवी की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। इंडियन नेवी के ऑफिशियल्स के द्वारा अब ये क्लियर किया गया है कि जो प्रोजेक्ट 77 जिसमें कि 6 न्यूक्लियर पावर सबमरीन, अटैक सबमरीन हमें बनानी है, लेनी है, उसको अब स्टैगर्ड फॉर्म में लिया जाएगा, जैसा कि हमारे CDS बिपिन रावत जी का एक बार कहना था। उनका ये कहना था कि जब किसी डिफेंस इक्विपमेंट को हम खरीदते हैं तो एक साथ उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा रखना पड़ता है जब हम बड़ी संख्या में उसको खरीदते हैं। और इससे प्रॉब्लम ये भी होता है कि जब हम उसकी खरीदने की शुरुआत करते हैं उस समय उसके जो स्पेसिफिकेशन है, जब तक वो डिलीवर होता है बड़ी संख्या में, तब तक वो स्पेसिफिकेशन चेंज हो चुके होते हैं, क्योंकि उसमें 10 से 15 साल लग चुके होते हैं। उनका ये कहना था कि स्टैगर्ड प्रोक्योरमेंट से हम लोग छोटी छोटी संख्या में पैसे भी खर्च करेंगे और नए नए जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको आगे के प्रोक्योरमेंट में इंक्लूड भी करते चले जाएंगे। इसी तरह नेवी भी कह रही है कि प्रोजेक्ट 77 के तहत न्यूक्लियर पावर सबमरीन 2-2 की संख्या में खरीदा जाएगा। 2015 में ये डिसाइड हुआ था कि प्रोजेक्ट 77 के तहत हमें न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन बनानी है 6 की संख्या में, और उसको अब 2-2 की संख्या में खरीदा जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि पहले जो सबमरीन 2 की संख्या में बनेंगी उसमें जो भी टेक्नोलॉजी इंक्लूड होगी 4 से 5 साल उसमें लगेंगे, और जब 4-5 साल बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, फिर आगे की 2 सबमरीन में न्यू टेक्नोलॉजी और फिर उसके आगे की सबमरीन में कई नई टेक्नोलॉजीज और इंक्लूड की जा सकेंगी। और उनके लिए जो फंडिंग है वो भी धीरे धीरे छोड़नी पड़ेगी। एक साथ बड़ी फंडिंग उसके लिए नहीं रखनी पड़ेगी, पैसे ब्लॉक नहीं होंगे। ये माना जा रहा है कि 2022 में इसका इंजीनियरिंग फेज, डिजाइन फेज कंप्लीट हो चुका है, और इसमें थोड़ा बजटरी इशू आ रहा था क्योंकि इसके लिए ज्यादा बजट एलोकेट नहीं किया गया है। 95% कंपोनेंट इसमें डोमेस्टिक कंपोनेंट, इंडिजिनस कंपोनेंट होने वाले हैं। 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला ये सबमरीन होने वाला है। तो इस तरह की स्पेसिफिकेशन के साथ ये सबमरीन आएंगे और 2-2 की संख्या में इनको खरीदा जाएगा। अभी इसकी जो गति है वो स्लो है, पर आगे चल के इसकी गति तेज की जाएगी, क्योंकि अब जान रहे हैं कि ब्राजील के साथ हम लोग न्यूक्लियर पावर सबमरीन में भी कॉपरेशन करने जा रहे हैं, और अगर ये कॉपरेशन होता है तो हमारी सबमरीन बनाने की जो गति है उसमें भी तेजी आ जाएगी। साथ ही साथ पहले हम लोग इस सबमरीन को बनाने के लिए रशिया पे डिपेंडेंट थे, उनसे एक सबमरीन हम ले रहे थे लीज पर 10 साल की। अभी वो लीज पर हम लोग नहीं ले पाए हैं, इसलिए भी इसका जो डिजाइन है, इसकी जो इंजीनियरिंग है या इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा स्लो चल रहा है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं तेजस MK1A की। नई अपडेट निकल कर आई है। पुरानी अपडेट ये थी कि इसका जो इंजन है F404 जो कि GE के द्वारा डिलीवर करना था पहले मार्च में, फिर मई जून में, फिर उसके बाद सितंबर में और अब नवंबर में। पर फिर भी हम ये जानते हैं कि HAL के पास 2-3 इस तरह के इंजन थे जो कि कंटीजेंसी के लिए रखे गए थे। उन इंजन का इस्तेमाल करते हुए अब HAL ये कह रहा है कि अगले महीने तेजस MK1A का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। होप कि ये डिलीवरी हो जाए, नहीं तो अगर हम लोग नए इंजन पे डिपेंडेंट रहेंगे, जो कि नवंबर में डेट निकल कर आ रही है, हो सकता है नवंबर से दिसंबर जनवरी भी हो जाए, तो जो हमारा इंजन लग के एयरक्राफ्ट मिलने की जो संभावना है फिर वो अगले ही साल होगी। देखते हैं और ये कामना करेंगे कि जल्द से जल्द इसकी डिलीवरी होना स्टार्ट हो जाए। अब बात कर लेते हैं अर्मेनिया की। अर्मेनिया को आप जानते हैं कि भारत की तरफ से बहुत ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट का सपोर्ट दिया जा रहा है। वो हमसे आर्टिलरीज खरीद रहे हैं और रडार भी खरीद रहे हैं, पर एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन जो कि उनकी एयरफोर्स से रिलेटेड है वो होने वाला है। उनके द्वारा Su-30 SM फाइटर इस्तेमाल किए जाते हैं, फाइटर जेट इस्तेमाल किए जाते हैं। हम लोगों के द्वारा Su-30 MKI इस्तेमाल किया जाता है। तो उनके Su-30 और हमारे Su-30 में बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं जिनका कि भारत उनको अपग्रेडेशन में हेल्प कर सकता है। अर्मेनिया की तरफ से भारत के साथ ये अब बातचीत चालू हो गई है कि HAL के द्वारा वो अपने एयरक्राफ्ट को इस Su-30 SM को अपग्रेड कराना चाहते हैं। इस अपग्रेडेशन में इंजन अपग्रेडेशन भी हो सकता है, रडार अपग्रेडेशन भी हो सकता है, हथियारों का अपग्रेडेशन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, या आप कह सकते हैं कि एवियोनिक्स का भी अपग्रेडेशन हो सकता है, जो कि भारत अपने खुद के एयरक्राफ्ट के लिए भी प्लान करा हुआ है। अब क्योंकि भारत अपने लिए प्लान किया हुआ है तो अर्मेनिया ये सोच रहा है कि अगर इसी प्लानिंग में अपने एयरक्राफ्ट भी घुसेड़ दिए जाएंगे तो उनका अपग्रेडेशन सस्ते में हो जाएगा, क्योंकि जब एक काम कोई होता रहता है उसमें और काम जुड़ जाते हैं तो वो सस्ते दाम में हो जाता है। अगर उनके एयरक्राफ्ट को अलग से फिर अपग्रेड करने बैठेंगे तो फिर दाम कुछ अलग हो जाएगा। इसलिए अर्मेनिया अभी भारत के जो अपग्रेडेशन है उसी का फायदा उठाना चाह रहा है और उसी के साथ बहती गंगा में हाथ धोना चाह रहा है। भारत के लिए भी अच्छा है, भारतीय एयरक्राफ्ट भी सस्ते में अपग्रेड होंगे क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं चीन की। चीन के द्वारा अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट या सो कॉल्ड 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो कि डेक से ऑपरेट हो सकता है और जिसको कि F-35 के बराबर का एयरक्राफ्ट चीन के द्वारा कहा गया, प्रोजेक्ट किया गया, वो अब टेस्ट होने लगा है। उनके फुजियान जो उनका तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है
उस पर इसका ट्रायल स्टार्ट कर दिया गया है, जिसका नाम J-35 रखा गया है। इससे पहले उनका जो डेक पे ऑपरेट होने वाले जो एयरक्राफ्ट थे वो J-15 था, और वो भी उनका इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट ही है। अब वो अपग्रेडेड या आप कह सकते हैं कि नए J-35 के साथ सामने आए हैं, जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और उनके डेक पे ऑपरेट होने वाला एयरक्राफ्ट है। फुजियान आप जानते हैं कि 80,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि अपने ट्रायल पे चल रहा है। इसके बाद इसका इंडक्शन किया जाएगा, और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें EMALS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इससे पहले केवल US के एयरक्राफ्ट कैरियर में ही इस्तेमाल किया गया था। इससे पहले स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर ही वो इस्तेमाल करते थे, जो कि रशियन डिज़ाइन पर बेस्ड होता था। अब वो अमेरिकन डिज़ाइन पर बेस्ड EMALS सिस्टम का इस्तेमाल करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि US की तरफ से 3 ऐसी चीनी कंपनियों और 1 इंडिविजुअल पे बैन लगाया गया, सैंक्शन लगाया गया, जिन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने में मदद की जा रही थी या उनकी तरफ से इक्विपमेंट उनको प्रोवाइड किए जा रहे थे, ताकि वो बड़ी दूरी के मारक क्षमता वाले बैलिस्टिक मिसाइल बना सकें। चीन पर अमेरिका के इस सैंक्शन के बाद चीन पाकिस्तान को अब खुलेआम ये हथियार या इक्विपमेंट नहीं दे सकता या टेक्नोलॉजी नहीं दे सकता। छुप छुपा के तो कोई भी दे सकता है, पर पाकिस्तान इससे तिलमिला गया है। पाकिस्तान का ये कहना है कि US का जो ये स्टैंड है वो डबल स्टैंडर्ड है। कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि जो इक्विपमेंट पाकिस्तान को ट्रांसफर करने के लिए चीनियों पे बैन लगाया गया है, सैंक्शंस लगाए गए हैं, वो ऐसे कोई प्रोडक्ट है ही नहीं जिन पे कि कोई बैन लगाया जा सके, या उनके लिस्ट में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि गैर कानूनी है ट्रांसफर करना। वही उनका ये कहना था कि कुछ देश बहुत सी इससे ऊपर की चीज है जो कि ट्रांसफर करते हैं, उन पे कोई भी बैन नहीं लगाया जाता है। और ये जो US का डबल स्टैंडर्ड है, इससे ये निकलकर सामने आ रहा है कि हम पर छोटी छोटी चीजों के लिए बैन लगाया जा रहा है, पर कुछ देशों को बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में भी बैन नहीं लगाया जाता है। तो ऐसा तो होगा ही। पाकिस्तान को अपनी गिरफ्त में रखना चाहता है US, आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। वो ये चाहता है कि उनके कहने पे वो भारत को काटे। इसीलिए पाकिस्तान को केवल इतने ही हथियार देता है या इतनी ही चीजें लेने देता है जितना कि वो चीन के साथ मिलके अमेरिका का विरोध ना करने लगे। बाकी आप सब लोग जानकार ही हैं, पाकिस्तान पे जितना ही बैन लगाया जाए, चीन पे जितना ही बैन लगाया जाए, ये बहुत अच्छा है भारत के लिए। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं मणिपुर की। मणिपुर में कुकी और मैती का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिससे कि मणिपुर की जो शांति बहाली की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ गई है। आप जानते हैं कि बहुत समय से, लगभग 6 महीने से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और मणिपुर में शांति बहाली नहीं हो पा रही है। अब ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो हो रहा या हुआ है, उसके कारण मणिपुर के अंदर की जो शांति बहाली की जो प्रयास है वो ज़्यादा और दिक्कत में आ सकता है। एक खबर आई है जिसमें कि जमातुल अंसार और कुकी चिन नेशनल फ्रंट के साथ ट्रेनिंग के लिए एक एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर हुए हैं, जो कि चिटगांव की हिल्स पे, चिटगांव की पहाड़ियों पे करा जा रहा है। इससे क्लियर होता है कि जिन ग्रुप्स के द्वारा मणिपुर के अंदर अशांति फैलाई जा रही है वो एकजुट हो रहे हैं और ऐसे ग्रुप से जाके मिल रहे हैं जो कि बांग्लादेश में फिर से पनपने लगे हैं, जो कि शेख हसीना के दौर में दबे हुए थे। अब भारत के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, या भारत को अपने अननोन गनमैन्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा, इन जितने भी हेड हैं इन सभी को निपटाना पड़ेगा, ताकि आगे चल के भारत को अपने नॉर्थ ईस्ट इलाके में एक बड़े जंग का सामना ना करना पड़े। इसके लिए ये ज़रूरी है कि ये जो अभी सपोले या सांप सर उठा रहे हैं, इनको अभी से कुचलना आवश्यक होगा। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको बड़ा जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।